नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आर ओ की वैकेंसी कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। इसकी टेस्ट सीरीज कोचिंग डिफरेंट कोचिंग द्वारा शुरू भी कर दी गई है। आज हम लोग जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज़ को शुरू करेंगे और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और कहते हैं सिलेक्शन लेना है इस बार। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये टेस्ट नंबर 1 है। ठीक, मैक्सिमम मार्क्स देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपका 140 मार्क्स है, फर्स्ट पेपर का है ये। ठीक है, और ये देखिए 2 घंटे का पेपर होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफ मेसोलिथिक पीरियड हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। अब ये मेसोलिथिक पीरियड बोल रहा है। ठीक है, तो हम 3 चीज़ जानते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक, अब बोल रहा है मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। ठीक, तो मेसोलिथिक पीरियड, पहली बात तो आप ये जो साइट देख रहे हैं, वीरभानपुर, लंगनाज, चौपानी मांडो और आदमगढ़, ये चारों साइट जो है ना, ये आपकी मेसोलिथिक पीरियड की हैं। जो वीरभानपुर है ना, ये वीरभानपुर कहाँ में पाई जाती है? ये आपके वेस्ट बंगाल में है। ठीक, ये आपके वेस्ट बंगाल में है। लांगनाज जो है आपके गुजरात में है। ठीक, चौपानी मांडो जो है, देखिए चौपानी मांडो ये प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज में है। अब ये प्रयागराज में है तो इसके बारे में एक चीज़ जान लीजिए। चौपानी मांडो में ये जो है आपकी अर्लीस्ट जो साइट है पूरे विश्व की, जहाँ पे पॉटरी जो है, यूज़ ऑफ पॉटरी का देखा गया है। ठीक है, यूज़ ऑफ पॉटरी, अर्लीस्ट यूज़ ऑफ पॉटरी यहाँ पर हुई है। ठीक, अच्छा, अब आदमगढ़ के बारे में देख लेते हैं। आदमगढ़ जो है ना, यही इसका आंसर है कि अर्लीस्ट जो एनिमल हस्बेंड्री का जो क्या कहते हैं एविडेंस है, वो कहाँ देखा गया? आदमगढ़ में देखा। आदमगढ़ जो है कहाँ पर है? होशंगाबाद पहले नाम था, होशंगाबाद एमपी, मध्य प्रदेश में। तो होशंगाबाद का अब नया नाम करंट अफेयर के हिसाब से क्या हो गया है? नर्मदापुरम। ठीक है, तो अब बोलेंगे नर्मदापुरम। ओके, और एक और साइट है जिसको बोलते हैं बोगार भिलवाड़ा। ठीक है, बोगार भिलवाड़ा, ये लार्जेस्ट साइट बोली जाती है। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड की। बागोर भिलवाड़ा, सॉरी, बागोर भिलवाड़ा राजस्थान में है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये लार्जेस्ट साइट बोली जाती है मेसोलिथिक पीरियड की, लार्जेस्ट साइट बोली जाती है मेसोलिथिक पीरियड की। हमें मेसोलिथिक मतलब हमें जो क्या कहते हैं पहला एविडेंस जो प्राप्त हुआ है ना डोमेस्टिकेशन में, किस एनिमल का प्राप्त हुआ है? वो हमें प्राप्त हुआ है डॉग का। ठीक है, डॉग का एविडेंस मिला है, जिसका पहली बार डोमेस्टिकेट किया गया है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, उसका डोमेस्टिकेशन का, और ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। आपको समझ में आया? इसका आंसर नंबर डी। ओके, आपको ये चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना होगा और चारों ऑप्शन को याद भी रखना होगा, क्योंकि देखिए ये सारी जो साइट है ना, ये मेसोलिथिक पीरियड की हैं। ठीक, वेस्ट बंगाल में ये दुर्गापुर के आसपास है, दुर्गापुर के आसपास है। और क्या कहते हैं, ये भी याद रखिए कि ये दामोदर जो नदी है उसके आसपास का रीजन है वीरभानपुर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। देखिए अभी 4 एविडेंस दिए हैं, इसमें से किस में? तो देखिए लहुरा देव संत कबीर नगर में है। ये सब आप जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लहुरा देव संत कबीर नगर में, कहाँ पर है संत कबीर नगर? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ से एविडेंस मिले हैं यूपी में। किस चीज़ के एविडेंस मिले हैं? राइस के मिले हैं। ठीक है, चावल के एविडेंस मिले हैं, राइस के मिले हैं। अब इसी के थ्रू हम जान लेते हैं जो कालीबंगा है। कालीबंगा देखिए हमने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो कालीबंगा से हमें क्या मिलते हैं? प्लाउ फील्ड मिलता है। ठीक है, जुते हुए खेत मिलते हैं। ठीक है, प्लाउ फील्ड मिलते हैं, इसका एविडेंस मिला है। फायर अल्टार्स मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आपको बहुत सारे जैसे सीटा और लोअर टाउन्स मिलते हैं। ठीक, तो ये कालीबंगान है। ठीक है,
उसके बाद ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी माउंटेन, यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से ऑप्शन, ये आंसर नहीं इसका, ठीक है। ब्रह्मगिरी माउंटेन में गौतम, महर्षि गौतम और अहिल्या के बारे में आपको जानने को मिलेगा, जो चित्रदुर्ग कर्नाटका में है, ठीक है। महर्षि गौतम और अहिल्या के बारे में जानने को मिलेगा और ये चित्रदुर्ग कर्नाटका में है। टोकवा कहाँ है, टोकवा एक नियोलिथिक साइट है, ठीक है, नियोलिथिक साइट है जो कि मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर यूपी, मिर्ज़ापुर यूपी में है। ये एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडस सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू, किस एरा से रिलेटेड है? देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा प्रोटो हिस्टोरिक एरा, ठीक, प्रोटो हिस्टोरिक एरा से रिलेटेड है। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने एग्रीकल्चर तो शुरू कर दिया था, ठीक, एविडेंस थोड़े बहुत मिलते होंगे, ठीक है, मिलते हैं। और क्या कहते हैं, हमने देखा कि सब वहाँ कल्चरली सब कुछ चल रहा था, ठीक है, लेकिन उसके रिटर्न जो है ना, रिटर्न साक्ष्य क्या कहते हैं डिसाइफर नहीं हो पाते और उसको क्या कहते हैं मिले नहीं हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको बोला जाता है प्रोटो हिस्टोरिक एरा, ठीक, प्रोटो हिस्टोरिक एरा बोलते हैं। ये लगभग 3000 BC से आप बोल सकते हैं 600 BC तक के आसपास के समय बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्रॉन्ज एज, चालकोलिथिक कल्चर, ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्रॉन्ज एज, ठीक। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। व्हेन इज द बिगनिंग ऑफ आइडियल वर्शिप कंसीडर्ड? देखिए आइडियल वर्शिप की कंसीडरेशन कब से मानी जाती है? तो याद रखिएगा आइडियल वर्शिप की कंडीशन मतलब कि बिगनिंग जो है एक तरह से मानी जाती है प्री आर्यन पीरियड से। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मदर गॉडेस के फॉर्म में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में चीज़ें मिली हैं, पशुपति सील मिली है, ठीक है, पशुपति सील मिला है। तो ये सब को देखते हुए बोला जाता है कि अगर बिगिनिंग ऑफ आइडियल वर्शिप की बात करें ना तो हमें प्री आर्यन पीरियड में जाना पड़ेगा, ठीक। चलिए मैच लिस्ट इन लिस्ट टू सॉरी, देखिए 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है कि कौन सी नदी कहाँ पर है। अब जो कि हड़प्पा है, हड़प्पा देखिए रावी नदी के किनारे है, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ठीक। उसके बाद देखिए आप यहीं से एलिमिनेट करना शुरू कीजिए। देखिए ए का तीसरा आया तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन में है। इस ऑप्शन में ए में तीसरा है, इसमें तीसरा है, ठीक। अब देखिए लोथल, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक। और रोपड़ कहाँ है? रोपड़ कहाँ पर है बताइए? जब आप रोपड़ आप क्या कहते हैं एलिमिनेट कर लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रोपड़ है पंजाब में। अब आप पंजाब में एक रिवर का नाम तो बताइए सतलज का, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है। तो यानी अगर आपका ये तीसरा है और ये आपका चौथा है तो देखिए कहाँ पर है तीसरा और चौथा? पहले में तो नहीं है तो ये तो एलिमिनेट हो गया, आंसर आपका ये हो गया, ठीक। तो कालीबंगन का क्या हो जाएगा? 3214, कालीबंगन घग्गर नदी। और लोथल आपका भोगवा नदी, ठीक है, तो 3214 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डिटीज वॉज कंसिडर हिज प्रीस्ट? ठीक है, किसको प्रीस्ट माना गया है? देखिए बृहस्पति को माना गया है, ठीक। इंद्र जो थे, इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा हाइम से मंत्र थे, ठीक है, उसके बाद अग्नि के लिए थे। बृहस्पति को उनका क्या कहते हैं प्रीस्ट माना गया है। वैदिक डिटीज वॉज कंसिडर हिज प्रीस्ट, ठीक। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई, किसके द्वारा प्रिसाइड की गई थी? देखिए पहली बुद्धिस्ट काउंसिल तो क्या कहते हैं अजातशत्रु के समय में की गई थी, लेकिन किसने प्रिसाइड की थी? उसके जो प्रिसाइड जिसने की थी उनका नाम था महाकश्यपा, ठीक है, महाकश्यपा ने की थी। और कहाँ किया गया था? राजगीर में किया गया था, ठीक है, राजगीर में किया गया था। तो ये किस ईस्वी में था? ये लगभग आपका था 483 के आसपास, 483 से लेके या फिर बोल सकते हैं 483 BC के आसपास था, ठीक है। तो यही महाकश्यपा ने इनको प्रिसाइड किया था, ठीक। और ये किस डायनेस्टी से थे? अजातशत्रु जो थे किस डायनेस्टी से थे? हर्यनक डायनेस्टी थे, हर्यनक डायनेस्टी से थे, ठीक है। त्रिपिटका इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए 3 पिटक किस क्या कहते हैं
धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। कौन से कहते हैं धर्म का, ये त्रिपिटक रिलेटेड है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, ये त्रिपिटक जो है ये बुद्धिज़्म से है रिलेटेड, ठीक है, बुद्धिस्ट, ठीक। तो 3 तरह के पिटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है विनय पिटक, एक होता है सूत्र पिटक, ठीक है, और एक होते हैं अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अभिधम्म पिटक। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? देखिए, विनय पिटक जो है ना, इसमें डिसिप्लिन ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स के बारे में दिया गया है। जो नन हैं और मॉन्क्स हैं, इनके डिसिप्लिन दिए गए हैं, मॉन्क्स एंड नन्स के डिसिप्लिन दिए गए हैं, ठीक है, कि कैसे काम करना है, ठीक। सूत्र पिटक में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया गया है जो मेन टीचिंग है, जो धम्म की टीचिंग है, जो बुद्धा द्वारा दी गई थी ना, उनके बारे में दिया गया है। मेन टीचिंग्स दी गई हैं जो बुद्धा द्वारा दी गई थी, बुद्धा टीचिंग, ठीक है। और अभिधम्म पिटक जो है ना, वो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है, जो क्या कहते हैं, जो सरमन है बुद्धा के, उनका, ठीक है, फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है, फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है किसका? जो सरमन है, जो उपदेश हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ सरमन ऑफ बुद्धा। तो अभिधम्म पिटक में ये दिया गया है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 3 पिटक हैं, ये तीनों पिटक आपको इस तरह से याद हो जाएंगे, और आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर कौन थे, ठीक। तो ये थे जमाली, इसका ऑप्शन है जमाली। जमाली कौन थे? जमाली जो इनकी बेटी थी ना, उनके हस्बैंड थे, ठीक है। इनकी बेटी का नाम क्या था? अब इनकी बेटी का था नाम अनोंजा प्रियदर्शनी, ठीक है, प्रियदर्शनी, ठीक, अनोंजा प्रियदर्शनी। इनके जो हस्बैंड थे ना, उनका नाम था जमाली, ये हस्बैंड थे इनके, ठीक है। विच रूलर फर्स्ट मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल, ठीक है, किस रूलर ने अपने पाटलिपुत्र को पहला कैपिटल बनाया? उदयन ने बनाया था। देखिए, उदयन ने ट्रांसफ़र किया, ठीक है, फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र, ठीक, ओके। और ये क्यों, कौन थे? ये अजातशत्रु के बेटे थे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। द ओनली पिलर इन विच अशोका हैज़ डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ, उदयन भी हर्यनक डायनेस्टी के थे, ठीक है, हर्यनक डायनेस्टी के थे, ओके। द ओनली पिलर इन विच अशोका हैज़ डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज अ एम्परर ऑफ मगध, कौन सा है? बताइए। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि जो ओनली पिलर है विच अशोका डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ एम्परर ऑफ मगध जो है, उसका आंसर हो जाएंगे, देखिए पहला ही ऑप्शन होगा, भाबरू पिलर। इसमें जानते क्या बोला गया? इसमें बोला गया पियदस्सी राजा मगध, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक, पियदस्सी राजा मगध। राजा मगध, तो इसी में क्या कहते हैं, बोला गया है कि अशोका डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ एम्परर ऑफ मगध। जो क्वीन पिलर है, क्वीन पिलर आपका ये इलाहाबाद से रिलेटेड है, इलाहाबाद से, कौशाम्बी से, ठीक है, इलाहाबाद, इसमें ना इलाहाबाद कौशाम्बी, इसमें आपका अशोका ने जो संघ के मेंबर हैं, क्या कहते हैं, उनमें रैंक का डिवीज़न को मना किया गया है, ठीक है, डिवीज़न को उन्होंने रिफ्रेन किया है। दूसरी चीज़ यह है, समुद्रगुप्त का जो इंस्क्रिप्शन है ना, वो भी इसी में मेंशन है। और जहांगीर ने जो क्या कहते हैं फोर्ट को शिफ्ट किया था इलाहाबाद, उसके बारे में भी क्वीन पिलर में ही मेंशन है। तो आपको यहाँ से क्या पता लगा कि पूछ लिया जाए एग्जाम में कि किस रॉक एडिक्ट में, किस पिलर एडिक्ट में, सॉरी रॉक एडिक्ट मैंने बोल दिया, किस पिलर एडिक्ट में ये मेंशन, जहांगीर के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में और अशोका के बारे में मेंशन है, तो आप बोल देंगे क्वीन पिलर में। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाबरू पिलर, ठीक है। रूमन द्वीप पिलर तो आपका नेपाल में है, ठीक है, नेपाल यानी लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी में है। और ये इसमें दिखाता है कि जो अशोक थे वो क्या कहते हैं, अशोक गए थे बुद्धा के बर्थ प्लेस पे, इसके बारे में यहाँ मेंशन है। और वहाँ पे दिखाया गया है कि जो क्या कहते हैं,
जो बाली था, जो टैक्स था ना, वो क्या कहते हैं 1/8 तक कट कर दिया गया था, 1/8 भाग कर दिया गया था टैक्स का, ठीक है, बाली को, ठीक है। इसमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ के लोगों के लिए। और मास्की पिलर इंस्क्रिप्शन भी है, ठीक। इसमें अशोक के बारे में मेंशन है, अशोक नाम लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, अशोका। तो ये माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन है। भाबरू भी आपका माइनर ही है, भाबरू बैरात बोलते हैं इसको, ठीक है, भाबरू बैरात पिलर इंस्क्रिप्शन, ये माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। क्वींस पिलर भी आपको मैंने बता दिया है क्या है, इलाहाबाद कौशाम्बी में। इसमें मेंशन क्या क्या है, इसमें आपको 3 लोगों के बारे में मेंशन है। अशोका के बारे में, अशोका ने संघ को क्या कहते हैं रिफ्रेन करने को क्या कहा, रैंक को रिफ्रेन करने को कहा। दूसरी चीज़ क्या मेंशन है इसमें क्वीन पिलर में, क्वीन पिलर में ये भी मेंशन है कि समुद्रगुप्त के, मतलब कि समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा मेंशन है, इंस्क्रिप्शन है, एडिट इसमें है, ठीक है। और क्या है, जहांगीर ने जो क्या कहते हैं फोर्ट को इलाहाबाद शिफ्ट किया ना, उसके बारे में भी क्वीन पिलर में ही मेंशन है, ठीक है। इस तरह से 4 ऑप्शन हम लोगों ने डील किए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा भाबरू बैरात पिलर इंस्क्रिप्शन, ओके। चलिए आगे चलते हैं। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन मौर्य पीरियड वाज, क्या था, तक्षशिला था, बहुत फेमस था, ये तो सबको ऐसे याद रहेगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज गवर्न बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्लाइन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ताम्रा लिप्ति। देखिए सारे जो ये क्या कहते हैं पोर्ट है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जो पूछा जा रहा है यहाँ पर, नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गवर्न बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्लाइंस, ठीक है। तो यहाँ ताम्रा लिप्ति होगा, ठीक है। ये आपका वेस्ट बंगाल, मतलब बे ऑफ बंगाल के साइड में था, बे ऑफ बंगाल के साइड में था, ठीक है, ओके। चलिए ये सारे ही पोर्ट हैं, याद रखिएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है नॉर्थ इंडियन ट्रेड। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लीजिए, जो ब्रोच था ना, ये स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस था। ये यहाँ से क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ट्रेड हुआ करते थे, ओके। चलिए जो ब्रोच था, यहाँ से बहुत सारे स्पाइसेस ट्रेड हुआ करते थे, ओके। आगे चलते हैं। विच रूलिंग क्लास हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा, ये तो सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रकूटा, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था, कृष्णवन के द्वारा किया गया था, ओके। किसके द्वारा किया गया था, कृष्ण फर्स्ट के द्वारा किया गया था, कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। और ये रॉक कट टेम्पल है, ठीक है, रॉक कट टेम्पल है, ओके। आगे चलते हैं। बोल रहा है यहाँ पर मैच द लिस्ट विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, ठीक है। लिस्ट 1 में स्कॉलर्स के नाम दिए हैं, लिस्ट 2 में बुक के नाम दिए हैं, तो हमको मैच करना है। तो वराह मिहिर इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, ठीक, यह देखना है। उसके बाद हमें देखना है विशाखदत्त ने कौन सी लिखी है, शूद्रका ने किसने क्या लिखी है, शूद्रक ने, और विलाना ने क्या लिखी है, ठीक है। तो जब हम वराह मिहिर की बात करते हैं और जब विशाखदत्त की बात करते हैं, तो विशाखदत्त के बारे में आपका दिमाग में आ जाना चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। तो विशाखदत्त ने लिखा है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक। तो अगर बी आपको पता है, ठीक है, चौथा, ठीक, बी का चौथा देखिए, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है अभी भी, तो यानी ये तो गया, ओके। आगे देखते हैं। वराह मिहिर, वराह मिहिर ने लिखा है आपका बृहत संहिता, ये बहुत, ये आपके दिमाग टिप पर होना चाहिए, ठीक है। वराह मिहिर ने बृहत संहिता लिखी है, तो ए का तीसरा हो गया, तो 3, 4, ठीक है। अभी भी क्या कहते हैं वो हो रहा है, ठीक है, 2 ऑप्शन में आ गए हम लोग, देखिए 3, 4। अब ये 2, 5 है कि 5, 2, अभी हम लोग को चेक करना है, ठीक है। देखिए हमने 50% इसको सॉल्व कर लिया है, तो हमको अब इसमें क्या कहते हैं सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं शूद्रक ने क्या लिखा है और विलाना ने क्या लिखा है, ठीक है। तो शूद्रक ने देखिए मृच्छकटकम लिखा है, ठीक है,
शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा है। और इस तरह से विलाना ने प्रबंध चिंतामणि और शूद्रक ने मृच्छकटिकम ने लिखा है। तो इस तरह से 3, 4, 2, 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 ठीक, ऐसा कुछ है नहीं, इसका मतलब हम लोग को फिर से जाना पड़ेगा। तो विलाना ने क्या लिखा है, विलाना ने तब इसका मतलब अच्छा हम लोगों ने देखिए क्या लिखा, विलाना ने 5वां विक्रमंग देव चरित लिखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3, 4, 2, 5 3, 4, 2, 5 सॉरी, ठीक है ओके। तो अब पूछा जाए कि प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा है, तो प्रबंध चिंतामणि लिखा है मेरु तुंगा ने लिखा है। मेरु तुंगा ने प्रबंध चिंतामणि को लिखा है। ठीक है, मेरु तुंगा ने प्रबंध चिंतामणि को लिखा है। ओके, तो इस तरह से 3, 4, 2, 5 हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन वॉज द फर्स्ट टू एड्रेस द कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को इसमें क्या कहते हैं एड्रेस किया था, कादम्बिनी गांगुली थी, इन्होंने ही एड्रेस किया था। अब कादम्बिनी गांगुली कितनी फेमस थी इनके बारे में ज़रा जान लीजिए। देखिए ये क्या कहते हैं फर्स्ट ग्रेजुएट थी कंट्री में इंटायर ब्रिटिश एम्पायर में। ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए, फर्स्ट ग्रेजुएट थी कादम्बिनी गांगुली। और ये 1890 का सेशन था, 1890 में इन्होंने क्या कहते हैं एड्रेस किया था कांग्रेस को। ठीक है, ठीक है। और ये कादम्बिनी गांगुली जो थी ये पहली ग्रेजुएट थी जो क्या कहते हैं कंट्री में इंटायर ब्रिटिश एम्पायर में ग्रेजुएट हुई थी। और फर्स्ट वुमेन एडमिशन मिला था इनको कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में 1884 में, फर्स्ट वुमेन थी। देखिए ये फर्स्ट वुमेन थी, फर्स्ट किसमें थी, ग्रेजुएट थी इंटायर ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, ये याद रखिएगा, फर्स्ट ग्रेजुएट थी, प्लस क्या था कि एडमिशन मिला था इनको किसमें, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में, सॉरी मेडिकल कॉलेज में इनको एडमिशन मिला था। ओके, अच्छा और क्या था इनके बारे में जान लीजिए। इन्होंने जो है ना 1906 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी। ठीक है, 1906 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी की थी, वुमेन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी की थी। ओके, इतना हो गया। और क्या था इनके बारे में जान लीजिए। फर्स्ट प्रैक्टिसिंग वुमेन थी, फिजिशियन थी विद द वेस्टर्न मेडिकल डिग्री। पूरे साउथ एशिया में ना पहली ऐसी वुमेन थी जो कि वेस्टर्न जो मेडिकल डिग्री थी उसके लिए उसकी जो वुमेन फिजिशियन थी है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। बाकी तो आप सरोजिनी नायडू के बारे में जान ही रहे हैं। 1925 में कानपुर सेशन में क्या कहते हैं ये प्रेसाइड की थी INC सेशन को। ठीक है ओके, उसके बाद एनी बेसेंट के बारे में आप जानिए। 1917 में कैलकाटा सेशन में इन्होंने प्रेसाइड किया था, फर्स्ट वुमेन थी ये क्या कहते हैं जो INC के सेशन को प्रेसाइड किया था। फर्स्ट इंडियन वुमेन थी ये सरोजिनी नायडू जिन्होंने कहते हैं INC के सेशन को क्या कहते हैं प्रेसाइड किया था। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन वॉज द वर्ल्ड नेशनल ज्वाइन विद द कांग्रेस। ठीक है, नेशनल जो वर्ड था ना ये किस सेशन में ज्वाइन किया गया था कांग्रेस में। ठीक, ये ज्वाइन किया गया था नागपुर सेशन में। नागपुर सेशन को किसने प्रिसाइड किया था, P आनंद चार्लू ने प्रिसाइड किया था, प्रिसाइडेड बाय P आनंद चार्लू। ओके, अब जब यहाँ पे 1891 देख रहे हैं ना तो याद रखिएगा आपको यहाँ पे कुछ और भी याद आ रहा होगा, फैक्ट्री एक्ट, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 2 टाइम आया था ना 1881 और 1891, तो ये इससे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन कांग्रेस। कौन इन्वॉल्व नहीं था। देखिए दादा भाई नौरोजी साहब थे, फिरोज शाह मेहता भी थे, दिनेश वाचा और मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। दिनेश वाचा थे, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद तो नहीं थे, ये तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और पहली बात तो ये याद रखिए कि 72 डेलीगेट्स थे, 72 डेलीगेट्स थे जो पार्टिसिपेट किए थे। और 28 दिसंबर 1985 का दिन था, कहाँ पर, गोकुल दास
गोकुलदास तेजपाल, तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है, संस्कृत विद्यालय था जहाँ पर पहला सेशन हुआ था, ठीक है, संस्कृत विद्यालय था जहाँ पे पहला सेशन हुआ था, ठीक। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? WC बनर्जी ने किया था पहले सेशन को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। देखिए, लिस्ट 1 दी है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लिस्ट 2 दिया है उनके फाउंडर्स के बारे में, ठीक। तो बोल रहा है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, इनके बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें जानने वाली हैं। देखिए, जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है ना, ये कैसे बना, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को मिलाकर, ठीक है। जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी थी और लैंड होल्डर सोसाइटी थी, उसको मर्ज कर दिया गया और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ 1800, ये क्या लिखा यहाँ पर, जो 1891 लिखा है ना, ये गलत है, ये 1851 का समय था, ठीक है। तो 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनता है किसके किसके थ्रू? लैंड होल्डर सोसाइटी थी, होल्डर्स सोसाइटी, ठीक, प्लस किसके द्वारा? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इसको मर्ज करके बनता है हमारा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे ना, वो राधाकांत देव थे, ठीक है, राधाकांत देव थे, मतलब बनाया फाउंडर्स में ही आते हैं भी। और बोला जाता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, वो आपके आते हैं सेक्रेटरी थे, ठीक है, सेक्रेटरी थे, और ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है, प्रेसिडेंट थे। ओके, अब बात करते हैं हम लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में। हमने डिस्कस कर ही लिया, 1838 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके देख लेते हैं। तो ये द्वारका नाथ टैगोर एकदम सही ऑप्शन है, ठीक है, द्वारका नाथ टैगोर सही ऑप्शन है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, पहला और चौथा एकदम सही है। तो यानी पहला चौथा जिसमें आ रहा होगा, 2 में आ रहा है, ठीक है। तो यानी बी ऑप्शन को और डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया हमने, ठीक। अब बात करते हैं ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के बारे में और बात करते हैं इंडियन लीग के बारे में, ठीक। तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी लंदन में बनाई थी इन्होंने, ठीक है, लंदन में बनाई थी। और इंडियन लीग जो 1875 में बनी है ना, ये बनी है कोलकाता में शिशिर कुमार घोष, ठीक है, शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी के द्वारा बनाई गई, शंभू चरण मुखर्जी, ठीक है, इनके द्वारा बनाई गई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। 1 2 3 4 ऑल आर करेक्टली मैच्ड। ओके, ट्रिटी ऑफ सोगौली की बात कर रहा है। नेपाल के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की वॉर हो रही थी, तो उसी की जो कहते हैं, उसी के बाद ट्रिटी ऑफ सोगौली को साइन किया गया, ठीक है। कब किया गया ट्रिटी ऑफ सोगौली, बताइए? ये किया गया आपका 1815 में, 1813 से लेकर 1823 तक। कौन आपका वो कहते हैं गवर्नर जनरल था? देखिए, 1813 में चार्टर एक्ट आया था, 1823 तक कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं होंगे, लॉर्ड हेस्टिंग होंगे, ठीक है, हेस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। वही मैं सोचूं कि पहले ही थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक। 1813 से लेकर 1823 तक में लॉर्ड हेस्टिंग के समय, वहाँ पे उस समय वायसराय गवर्नर जनरल थे, और उसी समय ट्रिटी ऑफ सुगौली हुई थी 1815 में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में वॉर हुआ था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेरिल ब्रिडशॉ और नेपाल की तरफ से किंग गुरु गजराज मिश्र, ठीक है।
इनके बीच में ये ट्रिटी हुई, ट्रिटी ऑफ सुगौली बोला जाता है इसको। तो किसके बीच में? नेपाल, याद रखिएगा, 2 दिसंबर को हुई थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल इन द 18th सेंचुरी वॉज, क्या था बताइए? हाई टैक्स ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, ठीक है, एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, जो एक्सपोर्ट किया जाता था गुड्स को, उस पर जो हाई टैक्स लगता था उसकी बात हो रही है, ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल तो था ही नहीं ऐसा कोई ऑप्शन। डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ये भी नहीं था, ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आर्टिजन, ये भी नहीं था, क्योंकि इंडिया के पास आर्टिजन तो थे, कामगार तो थे, ठीक है। तो हाई टैक्स ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन इस ऑप्शन में यही कारण सबसे सही है, ठीक है। इन 1920 हुज नेम वॉज चेंज टू स्वराज सभा, किसका नाम जो है स्वराज सभा कर दिया गया चेंज करके, ठीक, पूछा जा रहा है। ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन और द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, किसका नाम कर दिया गया? तो इस ऑल इंडिया होम रूल लीग, इसका नाम स्वराज सभा कर दिया गया 1920 में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको होम रूल मूवमेंट के बारे में बता देता हूँ। देखिए, पहली बात तो होम रूल जो कहते हैं मूवमेंट चला था, उसका मेन क्या ऑब्जेक्टिव था? सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना था, ठीक। तो 1916 में, ठीक है, क्या हुआ था? तिलक ने अप्रैल में ही शुरू किया होम रूल लीग स्टार्ट किया, अपना होम रूल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने जो है ना महाराष्ट्र और कर्नाटका तक ही अपने आप को कन्फाइंड रखा, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटका तक अपने आप को कन्फाइंड रखा तिलक ने, ठीक है। लेकिन एनी बेसेंट ने जो कि जिन्होंने शुरू किया था अडयार मद्रास से, इन्होंने पूरे इंडिया को इसमें क्या कहते हैं कवर किया, और होम रूल मूवमेंट क्या कहते हैं बहुत दूर तक फैलाया, स्प्रेड किया, ठीक है। 1920 में ना महात्मा गांधी को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया और आईएनसी में मर्ज किया गया। किसको मर्ज किया गया? होम रूल लीग को एंड किया गया 1920 में, और महात्मा गांधी को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया और उसको आईएनसी में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। और इसी के बाद 1920 में ही क्या कहते हैं जिसका नाम चेंज होकर स्वराज सभा कर दिया गया, ठीक है, स्वराज सभा, सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही थी ना, तो स्वराज सभा के बारे में बताया गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, एक मिनट। जरा देख लेते हैं हिंदू महासभा के बारे में। देखिए 1915 में हिंदू महासभा बनी, 1915 में, 1 मिनट, 1915 में हिंदू महासभा बनी, जो कहते हैं जो राइट जो थे ना हिंदुओं के, उसको क्या कहते हैं कम्युनिटी के, उसको प्रोटेक्ट करना था इसका काम, ठीक है। उसका 1921 में नाम होकर क्या हो गया था? अखिल भारत हिंदू महासभा हो गया था। 1921 में इसको बोला जाने लगा अखिल भारत हिंदू महासभा, अखिल भारत हिंदू महासभा, ओके। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ओके। 1905 में पुणे महाराष्ट्र में, 1905 पुणे महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछ लेता है, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र, ओके। सोशल सर्विस रिफॉर्म के लिए था। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, जिसको जस्टिस पार्टी भी बोला जाता है, जस्टिस पार्टी, पॉपुलरली नोन एज जस्टिस पार्टी भी बोला जाता है इसको, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नियो हिंदुज़म इन सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी वर, कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे, नारायण दत्त बोला जाता था इनको, ठीक है, स्वामी विवेकानंद को ही बोला जाता है कि बेस्ट वो थे, ठीक। बंकिम चंद्र, यहाँ इनका आंसर क्या होगा? शिकागो में 1893 में इन्होंने भाषण दिया था, ठीक, ये बहुत फेमस है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने
आनंद मठ लिखा है और क्या लिखा है, दुर्गेश नंदिनी लिखा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आनंद मठ रिलेटेड किससे है, सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड है, ठीक, सन्यासी रिवोल्ट, ओके। देवी चौधरानी का भी नाम सन्यासी रिवोल्ट में आता है। और आपको एक चीज़ बता दें, चिराग अली, मजनू शाह और मूसा शाह, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। बंकिम चंद्र जी, आनंद मठ, एक सेकेंड, आनंद मठ इन्होंने लिखा है। और क्या लिखा है, और इन्होंने लिखा है दुर्गेश नंदिनी, ओके। आनंद मठ लिखा, आनंद मठ सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, सन्यासी रिवोल्ट किस वजह से हुआ था, 1770 में फेमाइन आया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि जो भी मतलब कि फ़कीर हुआ करते थे वो कहते हैं दान दक्षिणा मांगते थे, तो क्या वो फेमाइन आने के बाद से चीज़ें बदल गई, क्योंकि पुराने जो ज़मींदार हुआ करते थे वो क्या कहते हैं दान दिया करते थे, दक्षिणा दिया करते थे, लेकिन जो उनके नई जनरेशन थी वो कुछ नहीं करना चाहते, देना नहीं चाहते थे। तो इसके बाद से क्या हुआ, एक रिवोल्ट छिड़ गया और चिराग अली, मजनू शाह और मूसा शाह और देवी चौधरानी और आपका एक और नाम था जो नाम अभी मुझे याद, हाँ, भवानी पाठक नाम था, ठीक है। इनका नाम इसमें बहुत फेमस है, ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट में। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन राजा राम मोहन राय के बारे में बता देता हूँ। इन्होंने कौन से क्या कहते हैं, ये न्यू हिंदुज़म के बारे में बात हो रही थी यहाँ पे, ये ब्रह्मो समाज की स्थापना किया था इन्होंने, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों की स्थापना किया है इन्होंने, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज याद रखिएगा, 1828 में किया था इन्होंने, ओके। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश बाई ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो पहला ट्रेडिंग सेंटर था वो कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था, सूरत में किया गया था, ठीक। देखिए पहले हॉकिंस आया था जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है, उसने एस्टेब्लिश तो नहीं कर पाया था क्योंकि पुर्तगालियों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दिया था, ठीक है। फिर 1813 में क्या कहते हैं फाइनली जो है सूरत में इस्टेब्लिश कर दिया गया ट्रेड के लिए, ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, ओके। तो पहले कौन आया, पोर्चुगीज़ आए, फिर ब्रिटिश आए, डच आए, फ्रेंच आए, ठीक। पोर्चुगीज़ पहले आए और अंत में गए, ठीक है। फ्रेंच लास्ट में आए, पहले गए, ठीक है। विच मुगल रूलर गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर टू ने दिया था, अकबर टू ने राजा दिया था, क्योंकि टैक्स जो है बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, तो अकबर टू ने इनको भेजा था, कहाँ पर, ब्रिटेन भेजा था। और राजा राम मोहन राय इनका नाम दिया गया था। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी बोलते हैं, ठीक है, राजा राम मोहन राय को, ठीक, इतना याद रखिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि देखिए 1833 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ होती है इनकी, 1833 में ये होती है ब्रिस्टल एक शहर है ब्रिटेन में, वहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और ठीक, बाकी शाह आलम टू, आलमगीर टू और फारूक सियार का फरमान 1717, ठीक है, दस्तक पासेस जो दे दिया गया था। शाह आलम टू तो आपको पता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे बैटल में। देखिए लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे दिया हुआ है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो डलहौजी तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिलेटेड है, तो कहीं पर दिया है थ्योरी ऑफ लैप्स, देखिए ये दिया हुआ है, तो ए का तो 4 हो गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात करते हैं, बेंटिक की बात हो रही है, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जब बोलेंगे तो हमेशा दिमाग में रखेंगे, अच्छा ये तो क्या कहते हैं सती प्रथा के लिए कोई कानून लाया था इन्होंने, ठीक है, तो पहला हो जाएगा, ठीक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला, प्रोहिबिशन ऑफ सती। फिर उसके बाद लॉर्ड रिपन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इनको जाना जाता है,
ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके सेकेंड ऑप्शन। फिर उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ठीक। तो 4, 1, 2, 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। विच नवाब बंगाल शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, ठीक है, किसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था। विच नवाब बंगाल शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, ठीक है। देखिए मीर कासिम की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए क्या हुआ था ना, बैटल ऑफ चिंसूरा और बैटल ऑफ बिदारा दोनों एक ही नाम है। बैटल ऑफ चिंसूरा जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बिदारा, जहाँ पर कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मीर जाफ़र को मतलब कि उसके पद से सीज कर दिया गया और उसके सन इन लॉ जो मीर कासिम था उसको गद्दी पे बैठा दिया गया। लेकिन मीर कासिम जो है ना अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है और क्या कहते हैं फॉर्मेशन करता है नई नई मतलब कि ट्रूप्स का, आर्मी का, और अपने जो कैपिटल है मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक। देखिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है ना, पहली बात तो एंग्लो मैसूर वॉर जो थी ये आपकी मैसूर वॉर ये आपका 1767 से लेकर लगभग 1799 तक चली है, ठीक है। तो इसके बारे में जरा जान लेते हैं। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर थी ना ये 1767 में स्टार्ट हुई थी और 1769 में ये एंड हो गई थी विद द ट्रिटी ऑफ मद्रास। उस समय हैदर अली क्या कहते हैं आपके उस वहाँ पर रूल कर, हैदर अली जो है उस समय मैसूर में रूल कर रहे थे और उनकी जो डिप्लोमेसी थी ना, डिप्लोमेसी की बेसिस पे उन्होंने पहली बात तो क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निज़ाम और मराठा के साथ मिलके क्या कहते हैं अटैक करना चाहा मैसूर पे, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात कर रहे हैं। और लेकिन जो डिप्लोमेसी थी हैदर अली की, उन्होंने निज़ाम और मराठा को एक तरह से क्या कहते हैं अपनी स्किलफुल डिप्लोमेसी से अपनी साइड कर लिया और इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है ये जंग हार गए। तो जब ये हारे तो ट्रिटी ऑफ मद्रास साइन होती है, ठीक है, इससे वॉर का एंड होता है। तो ये ऑप्शन सही है, तो यानी पहला ऑप्शन भी सही है। तो बोल रहा है कि नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में जानते हैं। देखिए पहली बात तो मराठा ने क्या किया, अटैक कर दिया मैसूर इन द 1771, बट ब्रिटिश जो है ना रिफ्यूज़ टू ऑनर द ट्रिटी, ठीक है। मराठा ने अटैक किया 1771 में, ओके। लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने जो कहते हैं ट्रिटी ऑफ मद्रास में एक दूसरे को ऑनर करने के लिए कि आपका साथ देंगे अगर कोई अटैक करता है, तो ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो एक तरह से बिट्रेयल था एक तरह से बहुत बड़ा, ठीक है। हैदर अली का सपोर्ट नहीं किया गया। तो हैदर अली ने क्या किया, अलायंस बनाया विद निज़ाम एंड मराठा और डिफीट किया ब्रिटिश फोर्सेस अरकट में उन्होंने हरा दिया। तो इसी के साथ 1780 से लेकर 84 के बीच में, ठीक है, 1780 से लेकर 84 के बीच में ट्रिटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है, ठीक। और ये अरकट में हुई थी वॉर, ठीक है, फोर्सेस इन अरकट। और जो क्या कहते हैं इसमें क्या हुआ ना कि एक तरह से अनिर्णायक क्या कहते हैं मुकाबला था, जिसमें क्या हुआ कि जितने भी कहते हैं कैप्चर टेरिटरीज़ थी ना, जितने भी कैप्चर टेरिटरीज़ थे, प्रिजनर्स भी थे एक दूसरे के, वो क्या कहते हैं एक दूसरे को दे दिए गए, छोड़ दिए गए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो सेकंड ये था, सेकंड भी सही है, ठीक। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर क्या है, देखिए टीपू सुल्तान, अब नया टीपू सुल्तान था, हैदर अली की डेथ हो चुकी थी, ठीक है। अब वो हेल्प ले रहे थे फ्रेंच से, ठीक है, मिलिट्री रिसोर्सेज से। तो टीपू ने डिक्लेयर कर दिया त्रावणकोर पे वॉर 1789 में, 1789 के आसपास टीपू ने त्रावणकोर पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। और त्रावणकोर जो था उस समय ना, त्रावणकोर फ्रेंडली स्टेट था किसके साथ, ब्रिटिश के साथ था, ठीक है। तो टीपू सुल्तान जो थे उनकी वॉर हुई किसके साथ, लॉर्ड कॉर्नवालिस था उस समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस विद मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनके साथ वॉर होती है टीपू सुल्तान की। तो जो वॉर होती है वो सेरिंगपट्टनम, ट्रिटी ऑफ सेरिंगपट्टनम बोला जाता है, सेरिंगपट्टनम, इसके साथ ख़त्म होती है 1790 से 1792 के बीच में, ठीक है।
ओके, तो जो कहते हैं टीपू का जो किंगडम था उसका हाफ जो था ना वो सीड कर लिया जाता है, इंक्लूडिंग द एरिया, जैसे मालाबार एरिया था, डिंडीगुल एरिया था, कुर्ग था, बड़ा महल था, ठीक है। तो ये सब बड़ा महल जो ये सब एरिया था ये सब सीड कर लिया जाता है ब्रिटिश द्वारा। तो 1790 से लेकर 1792 में ये होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, ये सही है। अब आते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में, ठीक है, ये तो सही है, 1799 में होता तो है, लेकिन ट्रीटी ऑफ सालबाई तो नहीं होती ना, ट्रीटी ऑफ सालबाई नहीं होती क्योंकि इसमें टीपू तो हार जाते हैं, और जो क्या कहते हैं एरिया था ना इसके थ्रू पूरी तरह से वो क्या कहते हैं डिस्पर्स कर दिया जाता है निज़ाम और ब्रिटिश के अंडर में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें सही मैच नहीं कर रहा है। ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है ना ये आपका कहते हैं एंग्लो मराठा वॉर से रिलेटेड है, ओके। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जिसे बोलते हैं हुआ था उसमें जो है ट्रीटी ऑफ सालबाई के बारे में बात की जाती है, ठीक है, और इसे ट्रीटी ऑफ वडगांव भी बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। एंशियंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल। एंशियंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट ये ड्यूरिंग कर्जन के समय में हुआ था। कर्जन के समय में बहुत सारे एक्ट पास हो रहे थे, जैसे कहते हैं कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट था, ठीक है, और यूनिवर्सिटी एक्ट था, तो बहुत सारे एक्ट पास हो रहे थे। 1904 की बात है, उसी समय ये हो रहा था, ठीक है, क्योंकि जो कर्जन का समय था वो आपका था लगभग 1899 से लेकर 1904 तक, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर ये मान लीजिए बोल देता कि क्रोनोलॉजी में बताइए, तो आप क्या करते हैं? क्रोनोलॉजी में बताना पड़ता आपको, ठीक है, क्रोनोलॉजी में आपको बताना पड़ेगा। तो कर्जन के बाद आए थे मिंटो 1905 से लेकर 1910 तक, ठीक है। 1905 आपको याद आ रहा होगा, कर्जन के जाने के बाद, कर्जन ने जब कहते हैं बंगाल का पार्टीशन किया उसके बाद मिंटो आए, ठीक। लॉर्ड लिनलिथगो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर इनका बोला जाता है, ठीक है, 1936 से लेकर 1944 तक, ठीक है, ये बोला जाता है सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर इन्हीं का बोला जाता है, लिनलिथगो का। कैनिंग का बोला जाता है 1856 से 1862 तक, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ओके, ये सब याद रखिएगा। इन्हीं के समय में देखिए आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट बैटल 1815, ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 हुआ था, ठीक है। आप इस तरह से रिलेट करते रहिए, देखिए ये इनके समय में क्या क्या हो सकता था, क्या क्या हुआ था, ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिनलिथगो के समय 1936 है, ठीक है, इसके बाद ही देखिए और क्या कहते हैं कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, मतलब कि कांग्रेस जीती थी प्रोविंसेस में, ओके। तो आईएनसी को प्रिसाइड भी किया था 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने, 38 में फिर क्या कहते हैं आपके सुभाष चंद्र बोस ने, फिर उसके बाद एक हरिपुरा सेशन में फिर क्या कहते हैं फिर से जीतते हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन फिर रिज़ाइन दे देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, उसी समय वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। तो ये सब देखिए ध्यान दीजिए। कर्जन के समय में देखिए 1899 से 1904 बहुत सारी चीज़ें एक्ट लाए गए, ठीक, और इसी समय आपका देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ठीक। कैनिंग के समय में 1856 से 1862, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट भी आपको समझ में आएगा 1861, ठीक है, 1856, 1857 इंडिया मतलब कि आपका आ जाएगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक। तो इस तरह से पढ़िए, ओके। अब बात करते हैं सन्यासी रिबेलियन वॉज सप्रेस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल, ठीक, इसके बारे में बात की जा रही है। तो सन्यासी रिबेलियन को किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। 1770 का फेमाइन याद है, फेमाइन आया था, उसके बाद से क्या कहते हैं जो सन्यासी थे जो मतलब कि दान और दक्षिणा लेने जाते थे उनके साथ बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो चिराग अली नाम याद रखिएगा, चिराग अली, मजनू शाह और मूसा शाह, मजनू एंड मूसा शाह, और उसके बाद देवी चौधरानी का नाम याद रखिए, देवी चौधरानी और भवानी पाठक, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे और इनको सप्रेस कर दिया गया था। इनके कहते हैं सन्यासी रेबेलियन को 1770 में फेमाइन आया था। देवी चौधरानी के नाम पे भी कहते हैं बुक लिखी गई है, और आनंद मठ जो है सन्यासी रिवोल्ट से ही रिलेटेड है, ठीक है, और लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। हु इज़ कंसिडर्ड एज अ फोर रनर ऑफ द इरीगेशन सिस्टम इन साउथ इंडिया? देखिए ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका आंसर है सर आर्थर कॉटन, ठीक।
फ्रॉम विच डेट डिड द मेरठ कैंटोनमेंट रेबेलियन स्टार्ट। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, 10 मई 1857 को। ठीक है, 10 मई 1857। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच्ड। प्लेस है और लीडर कौन थे। ये देखिए 1857 रिवोल्ट जो हुआ था ना, उसकी बात हो रही है। वहाँ पे कौन कौन से थे। ठीक है, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र थे, क्योंकि बहादुर शाह थे वहाँ पे, कहते हैं वो राजा थे। और लेकिन जनरल बख्त खान बोला जाएगा, तो जनरल बख्त खान उसको लीड कर रहे थे। ठीक है, तो ये सही है, ऑप्शन सही है, लेकिन जनरल बख्त खान के अंडर में सब चल रहा था। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये भी सही है। ठीक है, कानपुर से कुंवर सिंह नहीं थे, कानपुर से नाना साहिब थे। ठीक है, कुंवर सिंह जो थे आरा बिहार से थे, आरा बिहार। ठीक, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ये भी सही है। तो आंसर इसका तो ये हो जाएगा कानपुर वाला। ठीक है, और आपको कुछ और बता देता हूँ, जैसे इलाहाबाद और वाराणसी से, इलाहाबाद और वाराणसी, ये क्वेश्चन पूछता है ना, क्वेश्चन पूछता है तो बता ही देता हूँ। इलाहाबाद वाराणसी में कौन थे, ये थे आपके मौलवी लियाकत अली। ठीक है, मौलवी लियाकत अली। ठीक, लियाकत अली। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा था ना नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, लाल महल, हौज खास, 2.5 डे हट मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा, और जहाँ पनाह नगर। ठीक है, देखिए लाल महल की स्थापना तो बलबल ने की थी, पहला देखिए एक का दूसरा होगा। अब यहाँ से ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ये तो जिसे याद करने वाला था। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, तो यही सही होगा। तो इसका मतलब 2, और हौज खास का क्या हो जाएगा 3, मतलब कि हौज खास अलाउद्दीन खिलजी। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये तो सबको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर मान लीजिए आपको ये दोनों नहीं आता, सी का पहला कर देते, तब भी देखिए आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। ठीक है, जहाँ पनाह नगर मोहम्मद तुगलक। तो 2, 3, 1, 4। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। दीवाने मुस्तकराज, दीवाने कोही, दीवाने अर्ज और नायब मुमालिकात। ठीक है, इसको देखना है। तो दीवाने मुस्तकराज की बात हो रही है, तो इसको देखते हैं। दीवाने मुस्तकराज एक तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। ठीक है, रेवेन्यू के लिए बनाया गया था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, रेवेन्यू ऑफिशियल इसमें बनाए जाते थे। तो ये किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी, ये सही है। इसमें बोला है नॉट करेक्ट पूछ रहा है। दीवाने कोही एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था। ठीक है, बनाया किसने था, मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। दीवाने अर्ज जो थे ना, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया गया था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था, ये बलबन ने बनवाया था। ठीक है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या गलत है, ये नायब मुमालिकत, क्या गलत होगा इसमें। देखिए नसीरुद्दीन महमूद ने नहीं किया था, ये बहरम शाह ने किया था, बहराम शाह। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। देखिए पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। मिनहाज उस सिराज, फुतूहत ए फिरोज शाही, किताबुल हिंद और लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श। ओके, तो इसका ऑप्शन आपको बताना है। देखिए लाख बख्श तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है, तो इल्तुतमिश को तो बोला नहीं जाता, तो इसका मतलब यही ऑप्शन होगा इसका। कुछ चीज़ें जैसे आपको एकदम याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो लाख बख्श तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है, इल्तुतमिश को तो बोला नहीं जाता। ठीक है, किताबुल हिंद आमिर खुसरो सही है। इसका मतलब जब ये गलत है तो बाकी सब सही होगा। फुतूहत ए फिरोज शाही, ये भी सही है, फिरोज शाह तुगलक के लिए। और मिनहाज उस सिराज, तबाकत ए नासिरी। ठीक है, ये भी सही है तब। ठीक है, विच सूफी सेंट बिलीव दैट डिवोशनल म्यूजिक इज अ मीन्स ऑफ अप्रोचिंग गॉड। देखिए इसका तो ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्तिया सिलसिला के बारे में हम लोग बात करते हैं ना। देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो याद रखिएगा कि लगभग 1143 से लेकर 1236 में इन्होंने चिश्तिया सिलसिला की स्थापना की थी। ठीक है, अजमेर में एक खानकाह की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि जो म्यूज़िक है ना, वो म्यूज़िक एज अ डिवोशन की तरह यूज़ किया जाता है, भगवान के पास पहुंचने के लिए एक साधन है एक तरह से। ठीक, चलिए
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फेमस यूरिस्ट ऑफ मेडाइवल इंडिया। ये आपका पूछ रहे हैं कि कौन सा इसमें फेमस यूरिस्ट हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि जनरली नहीं पता होते हैं, ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिए। ठीक, तो इसका ऑप्शन होगा 1 to 4, ठीक, 1 to 4, ओके। विच सुल्तान इज फेमस फॉर बिल्डिंग नेटवर्क कैनाल इन इंडिया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर है, ठीक है। कैनाल बना रहे थे ये बहुत सारे, जैसे यमुना हिसार कैनाल 150, जिसको बोलते हैं उलुग खानी बोलते हैं ना, कैनाल बोलते हैं। फिर सतलज घग्गर कैनाल, ठीक है, यमुना हिसार कैनाल जो कि 150 मील की है, जिसको बोलते हैं ना उलुग खानी कैनाल। और भी 3-4 कैनाल थी, जैसे सतलज घग्गर कैनाल, फिर उसके बाद देखिए सिरमौर झांसी कैनाल। सतलज घग्गर कैनाल को ना रज्जब शाही कैनाल भी कहते हैं, इसको बोलते हैं रज्जब शाही कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। और भी जैसे हैं, जैसे आपका सिरमौर झांसी कैनाल, फिर घग्गर फिरोजाबाद, यमुना फिरोजाबाद, जिसको फिरोजाबाद कैनाल भी बोलते हैं। यमुना फिरोजाबाद को ये सारे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए हैं, याद रखिएगा, जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ ना। अब जैसे सिरमौर झांसी कैनाल हो गया, घग्गर फिरोजाबाद हो गया, ठीक है, फिरोजाबाद, या फिर आप बोलिए यमुना फिरोजाबाद। यमुना फिरोजाबाद जो है ये आपका क्या कहते हैं, फिरोजाबाद कैनाल भी इसको बोलते हैं, ठीक है, फिरोजाबाद कैनाल भी बोलते हैं, कैनाल, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंसीडर द फॉलोइंग तुगलकाबाद फोर्ट, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। अब इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इसको आपको सीक्वेंस में मैच करना है, ठीक है, कौन सा पहले बना था। अब ये तुगलक है, ये तो तुगलकाबाद फोर्ट हो गया। ये कुतुब मीनार है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में याद होगा। लोधी जो है आपके सैयद लोधी, इब्राहिम लोधी वाला है, डायनेस्टी है। फतेहपुर सीकरी अकबर से रिलेटेड है। तो अब आपका यहीं से क्लियर हो गया कि ये तो क्या कहते हैं, तीसरा जो है पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 3-1, उसके बाद 2-4, 3-1-2-4 बी ऑप्शन होगा इसका, ओके। इसी तरह से आपका क्लियर हो गया, ठीक। देखिए पहली बात तो तुगलकाबाद फोर्ट की स्थापना किसने की थी, गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। कब की थी, 1321 से लेकर 1325 के बीच में बनाया था, ठीक है। 1321 से लेकर, रुक जाइए 1 मिनट, वन सेकेंड, ओके। तुगलकाबाद फोर्ट जो है ना, गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, ठीक है। गियासुद्दीन ने बनाया था 1321 से लेकर 1325 के बीच में, ओके। लोधी गार्डन की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन आलम शाह ने किया था 1577 के आसपास, 1517 के आसपास, 77 नहीं, तब तो हम लोग मुगल में चले गए ना। ये किया था अलाउद्दीन आलम शाह ने किया था, आलम शाह। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, ठीक है, 1192 AD में, ओके। और फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था 1569 के आसपास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये देखिए नॉट करेक्टली मैच। जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया था, ठीक है। अकबर के समय में सर थॉमस लो आए थे, नहीं। अकबर के समय में क्यों आएंगे, शाहजहां के समय में सर थॉमस लो नहीं आए थे अकबर के समय में, तो ये ऑप्शन नॉट करेक्टली मैच है, ठीक है। सर थॉमस लो जो थे वो 1615 से लेकर 1619 के बीच में थे। ये ब्रिटिश किंग के राजदूत थे, एम्बेसडर के रूप में आए थे इंडिया में। तो 1615 से लेकर 1619 के बीच में अकबर नहीं थे, कौन थे, जहांगीर थे, तो जहांगीर के समय में आए थे, ठीक है। वेयर इज़ द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में बात की जा रही है, तो ये हम्पी में है। हम्पी कहाँ पर है,
तुंगभद्रा नदी के किनारे उसके साउथ में, साउथ कोस्ट में, कर्नाटका में है, ठीक है, हम्पी कर्नाटका, ठीक है। इसी तरह से और भी लोकेशन जैसे भद्राचलम, मूवी में आपने सुना होगा भद्राचलम के मंदिर में जाने, तो सीताराम का मंदिर है भद्राचलम, ठीक है, तेलंगाना में है भद्राचलम, तेलंगाना। राम सीता, सीताराम, भगवान सीताराम का मंदिर है, ठीक है, और तेलंगाना में है, गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है। उसी तरह चिदम्बरम मंदिर जो है आपका तमिलनाडु में है, ये भगवान शिव से रिलेटेड है, ठीक है। हम्पी जो है आपका कर्नाटका में है, कर्नाटका में यानी ये आपका है आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के साउथ साइड पे, ठीक है। श्रीकालहस्ती, श्रीकालहस्ती आंध्रा में है, शिव, भगवान शिव की मंदिर है ये, आंध्रा, ओके। द वॉर ऑफ धारामत, वॉर ऑफ धारामत वॉज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में? नहीं। बाबर एंड अफगान के बीच में? औरंगजेब एंड दारा शिकोह के बीच में? अहमद शाह दुर्रानी और मराठा के बीच में? तो भाई ये सब तो नहीं है, बाबर और अफगान के बीच में भी नहीं है, तो औरंगजेब एंड दारा शिकोह इसका सही आंसर है, ठीक है। औरंगजेब और दारा शिकोह इसका सही आंसर है, और ये 1658 के आसपास लड़ी गई थी इस वॉर को, ठीक है। Who among the following composed the important works? रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया। देखिए केशव ने लिखा था इसे, ठीक, केशव ने लिखा था लगभग 1555 से लेकर 1617 के बीच में, ठीक है, इनका ये जीवन काल है, इसी के बीच में इन्होंने लिखा था। When was सिंध conquered by मोहम्मद बिन कासिम? 1712 AD में, ठीक है। और चचा नामा जो अरबी क्या कहते हैं किताब है, उसके द्वारा अरब जो कॉन्क्वेस्ट किए थे सिंध पे, जीते थे, उसके बारे में मिलता है चचनामा, ठीक है, अरब कॉन्क्वेस्ट ओवर सिंध, ठीक है, यहीं से मिलता है, ओके। अच्छा कुछ क्वेश्चन छूट गए थे क्या? अच्छा 40th क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। मनसबदारी सिस्टम इन मेडाइवल इंडिया वॉज स्टेटेड फॉर? देखिए मनसबदारी सिस्टम जो था वो इनलिस्ट करना था आर्मी को, इनलिस्ट इन द आर्मी, टू इनलिस्ट इन द आर्मी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आर्मी से रिलेटेड था, इसलिए मनसबदारी बोला जाता है, ठीक है। अकबर ने इसको शुरू किया था, ठीक, मुगल का बोलते हैं इसको, ठीक है। विच ऑफ द शिवाजी अष्टप्रधान लुक्ड आफ्टर फॉरेन अफेयर? देखिए फॉरेन अफेयर की तरफ सुमंत देखते थे, ठीक है, सुमंत को दाबीर भी बोला जाता है, ओके। उसके बाद हम पेशवा के बारे में बात करते हैं, तो पेशवा जो थे ना, इस इनिशियली जो थे वो इनको तो मुख्य प्रधान बोला जाता था, मुख्य प्रधान और प्रधान, ओके, मुख्य प्रधान बोला जाता था। ये फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन शुरुआत में संभालते थे, बाद में इनको प्राइम मिनिस्टर पोस्ट की दे दी गई थी। फाइनेंस एंड इनिशियली फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, बाद में इनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दे दी गई थी। और सेक्रेटरी जो थे, सेक्रेटरी तो ऐसा कुछ नहीं है, पंडित राव जो थे, ये सरदार इनको बोला जाता था, सरदार। ये हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर हुआ करते थे, हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर हुआ करते थे, ठीक है। इसीलिए आप लोग जब भी मराठा पढ़ें तो पूरे ध्यान से पढ़ें इसको, अष्टप्रधान को पूरा अच्छे से रट जाएं, ओके। चलिए आगे चलते हैं। हु मेड हुगली ए बेस पैरेसी फॉर इन द बे ऑफ बंगाल? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, पोर्चुगीज़ ने किया था ऐसा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? बैटल ऑफ बक्सर, वॉर ऑफ वंडीवॉश, जलियांवाला वॉर, बैटल ऑफ खेड़ा, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर, देखिए बैटल ऑफ बक्सर 1764, ठीक, 1764 की बात हो रही है। तो मीर जाफर वर्सेस क्लाइव, ये सही है? ये बताइएगा, सही है, करेक्टली मैच पूछा है, सही नहीं है ये, पहली बात तो आपको याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है वॉर ऑफ वंडीवॉश, ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट फ्रेंच के अगेंस्ट हुआ था वॉर ऑफ वंडीवॉश, सही है ये। जलियांवाला वॉर, पहली बात तो जलियांवाला मैसेकर था अगेंस्ट डलहौजी, ये भी गलत है, तो मैसेकर था 13 अप्रैल 1919 का,
ठीक है, ठीक। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के को कहते हैं जेल में डाल दिया गया था, उसके लिए क्या कहते हैं वहाँ पर बैटल ऑफ खेड़ा जो है, ये बैटल ऑफ खेड़ा की बात करते हैं तो ताराबाई और शाहू जी महाराज के बीच में हुआ था और 1707 के पास हुआ था, तो इसमें ताराबाई हार गई थी। ठीक है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट द निज़ाम, ये भी गलत है पूरी तरह से। बैटल ऑफ बक्सर जो था आपका मीर कासिम और क्या कहते हैं क्लाइव, ये वाला तो गलत है। मीर कासिम प्लस अवध के नवाब जो थे क्या कहते हैं आपके शुजाउद्दौला, और तीसरे थे आपके शाह आलम टू। बंगाल मीर कासिम, अवध नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम टू मुग़ल एम्परर, इन तीनों ने अलाइड फोर्स बनाई थी और अगेंस्ट जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ा था वो हेक्टर मुनरो था। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया पहला। दूसरा सही है, दूसरा वॉर ऑफ वंडीवॉर्स जो है फ्रेंच के बीच में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला मैसेकर जो था वो अगेंस्ट डलहौजी नहीं था, ये तो कहते हैं एक तरह से एक गैदरिंग हुई थी। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 की बात है ये। ठीक है, तो इस तरह से 50 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं। सिंस लेक्चर लंबा हो रहा है, हम लोग को डिस्कशन करना है, इस वजह से थोड़ा सा अगले लेक्चर में पार्ट 2 ले आएंगे, फिर 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, या हो सका तो पूरे 90 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर मुझसे मतलब कि कोई इम्प्रूवमेंट की चाहिए तो बताइए कि कैसे इसको सही किया जाए। आप ज़रूर, आपके कमेंट बहुत ही मतलब मैटर करते हैं। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।